Welcome back to our revision session for CA Inter Company Audit, applicable for law as well as audit paper. लास्ट सेशन में हमने बात की थी सेक्शन 139, सेक्शन 140, 141 एंड 144 की। तो आज हमें डिस्कशन करनी है सेक्शन 142, 143, 145, 146, 147 एंड 148। तो जितने रिमेनिंग सेक्शंस अब हमारे बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आज हम कवर अप करेंगे और इसके साथ ही जो कॉमन पोर्शन है लॉ एंड ऑडिट के पेपर का वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो टॉपिक्स बचेंगे ज्वाइंट ऑडिट का, ब्रांच ऑडिट का एंड कारो 2020, वो हम ऑडिट के लिए, सिर्फ ऑडिट के पेपर के लिए नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 142 से शुरू करने हैं, बट पहले मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 143, या चलो पहले 142 करा देता हूं। सेक्शन 142, सेक्शन 142 हमें प्रोविजन देता है एज टू द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अब जल्दी से सोचिए, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? याद आ जाएगा, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन चाहे ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का हो, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, सबके लिए यूनिफॉर्म प्रोविजन है। क्या? रेम्यूनरेशन शैल बी फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द जनरल मीटिंग। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, फर्स्ट ऑडिटर के केस में यदि फर्स्ट ऑडिटर बीओडी ने अपॉइंट किया हो, then board may also has the power to fix the remuneration। कंपनी करना चाहे कंपनी कर सकती है, बोर्ड करना चाहे तो बोर्ड भी कर सकता है। तो कौन सा पर्सन ऑडिटर के रेम्यूनरेशन को फिक्स करेगा? रेम्यूनरेशन शैल बी फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग और इन अ मैनर एज डिटरमिन्ड इन द जनरल मीटिंग, और remuneration may be fixed by board of director in case of first auditor if appointed by the BOD, as the word may is used, so in that case also remuneration may be fixed by the general meeting। now remuneration में क्या include होगा? remuneration shall include all the expenses that are incurred in connection with the ऑडिट और एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू ऑडिटर। क्या इंक्लूड नहीं होगा? एनी फी दैट इज पेड टू द ऑडिटर फॉर सर्विसेज अदर देन द ऑडिट इफ परमिटेड अंडर द लॉ, डज नॉट इंक्लूड रेम्यूनरेशन पेड फॉर एनी अदर सर्विस। तो ये हमारे प्रोविजंस थे एज पर सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। चलिए अब आ जाते हैं वापस सेक्शन 143 के ऊपर। सेक्शन 143 के अंदर ऑडिटर के राइट्स हैं, पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑडिटर के राइट्स की। ऑडिटर के कुछ राइट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ने दिए हैं और कुछ उसके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं। बात करते हैं पहले राइट की, दैट इज राइट ऑफ एक्सेस। एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसके पास एक्सेस का राइट है। क्या एक्सेस करने का? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर एट ऑल टाइम्स, वेदर ये जो बुक्स हैं वेदर दे आर केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट एनी अदर प्लेस। तो बुक्स कहीं पर भी मेंटेन है, वेदर एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस, ऑडिटर हैज अ राइट ऑफ एक्सेस at all times to these books and vouchers। दूसरा राइट ये भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर दिया गया है, दैट इज राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। यदि ऑडिटर को इन रिलेशन टू हिज ऑडिट कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, then he can make a request to that officer or employee to provide that information।
every auditor shall be entitled to require from the officer such information and explanation as considered necessary for the performance of his duties as auditor. नेक्स्ट राइट, और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, राइट ऑफ लियन। ऑडिटर यदि उसकी ऑडिट फीस उसको नहीं मिलती है, then he can exercise the right of lien over the books and records on which he has performed his audit work. However, as per the decision of Ethical Standard Board, auditor should not exercise right of lien in respect of the books for non-payment of fees. Rather, he should resort to, उसको क्या तरीका अपनाना चाहिए अपनी फीस की कलेक्शन का? यदि क्लाइंट उसकी फीस नहीं दे रहा है, then he should फाइल ए केस अगेंस्ट द क्लाइंट। लेकिन क्लाइंट की बुक्स को, रिकॉर्ड्स को, उनके ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और अदरवाइज प्रैक्टिकली भी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं हो सकता ड्यू टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऑडिटर के ऑफिस में तो वो बुक्स रह ही नहीं सकती। जनरल पॉइंट्स क्या है? ऑडिटर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। नंबर 1, डॉक्यूमेंट बिलोंग करते हैं उस क्लाइंट को से जिस क्लाइंट ने ऑडिटर का अमाउंट पे करना है, फर्स्ट कंडीशन। एंड डॉक्यूमेंट केम टू द पोजेशन ऑफ द ऑडिटर लॉफुली, दैट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया था दैट दीज बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी प्रोवाइडेड टू ऑडिटर एट हिज प्लेस एट हिज ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट फॉर सच पीरियड। एंड जनरली बोर्ड ये रेजोल्यूशन कभी पास नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होना बड़ा मुश्किल है। डॉक्यूमेंट मस्ट हैव कम टू द पोजेशन ऑफ ऑडिटर on client's authority. And third condition, auditor can retain such document only when he has done work on such documents on which fees have not been paid. But इसका ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपने रिसेंट डिसीजन में कहा है that a CA cannot exercise the lien over the client document records for non-payment of his fees. Next, राइट ऑफ ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर होल्डिंग कंपनी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट भी करता है और इसके साथ साथ होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी ऑडिट करता है। अब आपको पता होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना केवल होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, बल्कि सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर की भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो यदि एक ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहा है, तो ही माइट रिक्वायर एक्सेस टू द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। तो ये राइट उसको मिलना चाहिए। तो ये राइट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो के थ्रू उसको मिला है। ऑडिटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी shall have right of access to the record of all its subsidiaries and associate company insofar as it relates to the consolidation of its financial statement with that of its subsidiaries and associates. तो ये हो गए ऑडिटर के राइट। अब आ जाते हैं ऑडिटर की ड्यूटीज पर। बहुत सारी ड्यूटीज है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के साथ। ऑडिटर की ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू सर्टेन प्रोप्राइटी मैटर। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, 6 पॉइंट है। ऑडिटर को 6 मैटर के ऊपर इंक्वायरी करनी है और यदि उसकी इंक्वायरी का रिजल्ट दैट इज इन एडवर्स, देन ओनली ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन दिस मैटर। बट इफ आफ्टर इंक्वायरी ऑडिटर डज नॉट हैव एनी एडवर्स फाइंडिंग्स, then no reporting is required in a relation to these matter. ये मैटर कौन कौन से हैं? नंबर 1, यदि कंपनी ने कोई लोन या एडवांस दिया है अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी, तो क्या लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड द टर्म
जिन पर यह लोन दिया गया है, whether these terms are prejudicial to the interests of the company or its member. Number 2, auditor is required to inquire whether any book entry that is being recorded in the books of account are prejudicial to the interest of the company or its member. Third, whether the assets represented by shares, debentures or other securities are being sold by the company at a price lower than its acquisition cost, whether loan and advances are being shown as deposits, whether personal expenses of the directors are charged to revenue account, and where it is stated that shares are being issued for cash, whether the cash has actually been received, and if not, whether the balance sheet shows the correct position as to arrear. तो ये 6 पॉइंट हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली 4 to 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ओवर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर की ड्यूटी है कि ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करनी है। तो वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद ऑडिटर की क्या ओपिनियन है इन ओवर दीज बुक्स, दैट ओपिनियन इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are reflecting true and fair view of state of affairs and financial performance of the company. तो जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर, वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के थ्रू आती है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दैट टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन द अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स give a true and fair view of the state of the company affairs as at the end of the financial year and profit and loss and cash flow for the year. Now, इसके बाद आ जाती है ऑडिटर की ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन एडिशनल मैटर्स कवर्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में बहुत सारे मैटर हैं जिनके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। नंबर 1, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर। नंबर 2, whether proper books of account as required by law have been maintained or not. Number 3, in case accounts of the branch are being audited by a person other than company auditor, whether the branch audit report has been received and the manner in which the branch audit report is being dealt by the company auditor, whether the balance sheet and P&L account agree with the books of account, whether the financial statements are in compliance with the accounting standard. In case auditor find any financial transaction or matter that may have any adverse effect on the functioning of the company, auditor is required to state his comment on such financial transaction. Auditor is required to report whether any director is disqualified under section 164 subsection 2. ध्यान है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स विद द आरओसी ऑफिस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, और नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स या मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और मैच्योर्ड डिबेंचर्स या डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। Any qualification or adverse remarks over the maintenance of the books of accounts, whether internal financial controls with reference to financial statements are in existence and they are operating effectively, and such other matter as prescribed. And for that purpose, rule number 11 prescribes the additional matter. अब कौन से वो एडिशनल मैटर हैं जो रूल नंबर 11 के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं? नंबर 1, क्या इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज किया गया है? इंपैक्ट
ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 2, क्या प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं। नंबर 3, यदि कोई अमाउंट कंपनी को ट्रांसफर करना था टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, वेदर दैट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टाइमली एंड इन केस ऑफ एनी डिले ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। नंबर 4, क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रही है कि कंपनी ने कोई भी फंड लोन नहीं दिया या इन्वेस्ट नहीं किया इन अदर एंटिटी विद एन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो अदर एंटिटी है इन फंड को फर्दर लेंड करेगी या इन्वेस्ट करेगी इन एनी अदर एंटिटी जो आइडेंटिफाई की है किसने, इस कंपनी की मैनेजमेंट ने, या इस कंपनी के बिहाफ पर आगे लोन दिया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ सम पर्सन और टू प्रोवाइड एनी गारंटी सिक्योरिटी और लाइक ऑन बिहाफ ऑफ दिस अल्टीमेट बेनिफिशियरी। दैट मीन्स कि जो कंपनी है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं सी लिमिटेड नाम की कंपनी की जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूं। सी लिमिटेड की मैनेजमेंट एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी कि उनकी नॉलेज में ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो कंपनी ने किसी इंटरमीडियरी को दिया है कि आप आगे इस फंड को इन्वेस्ट करिएगा किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, या उसके बिहाफ पर किसी को दीजिएगा, या फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी का कोई लोन है उसकी गारंटी के लिए दीजिएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ सी लिमिटेड वो रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन देगी दैट हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी का कोई फंड ईदर इन द फॉर्म ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट दिया गया है किसी इंटरमीडियरी को विद एन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो इंटरमीडियरी है इस फंड को इन द फॉर्म ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज करेंगी फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अल्टीमेट बेनिफिशियरी जिसको आइडेंटिफाई सी लिमिटेड ने कर रखा है। तो मैनेजमेंट ऐसी रिप्रेजेंटेशन देगी। इसी तरह से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देगी कि हमें कोई फंड नहीं मिला है either in the form of any loan or investment from any investing entity with an understanding कि हमें इस फंड को आगे किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना है। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है यहां पर इन्वेस्टिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर की रिपोर्टिंग है। इस पॉइंट के अंदर ऑडिटर की रिपोर्टिंग एज ए इंटरमीडियरी एंटिटी के ऑडिटर की फॉर्म में है कि हमें कोई फंड नहीं मिले हैं। मैनेजमेंट लिख कर देगी कि किसी इन्वेस्टिंग एंटिटी से विद एन इंस्ट्रक्शन कि हमें इस फंड को यूटिलाइज करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ऑडिटर रिपोर्ट में लिखेगा दैट जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशंस दी हैं दैट डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसके अलावा ऑडिटर की ड्यूटी है टू रिपोर्ट whether the dividend declared or paid during the year is in compliance with section 123 and last one, क्या कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है that has a feature of recording the audit trail facility and that feature has been operated throughout the year for all the transactions recorded in the software। और जो ऑडिट ट्रेल का ये जो फीचर है इसको टेम्पर नहीं किया गया है और रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया गया है। तो ये रूल नंबर 11 के ऊपर 8 पॉइंट है जिसके ऊपर एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पुट हो सकता है। अच्छा, अब जब सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑडिटर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है तो इस रिपोर्टिंग में उसको कोई नेगेटिव पॉइंट नजर आता है और उसने उस पॉइंट की नेगेटिव रिपोर्टिंग की, तो क्या ऑडिटर को साथ में रीजन भी देने पड़ेंगे कि उसने नेगेटिव क्यों दिया है? यस, फॉर एनी एडवर्स और क्वालिफिकेशन और डिस्क्लेमर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीजंस फॉर एवरी मैटर रिपोर्टेड विद ए क्वालिफिकेशन ऑडिटर शैल स्टेट द रीजंस देयर ऑफ। ये ऑडिटर की ड्यूटीज आ गई सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एंड 143 सबसेक्शन 4 के अंदर। नाउ अब इसके बाद 5, 6, 7 ये तीनों प्रोविजन गवर्नमेंट ऑडिट के रिलेशन में चलते हैं।
सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 के अंदर सीएजी की पावर का जिक्र किया गया है दैट सीएजी गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता है और उसके बाद सीएजी के पास पावर है टू इशू डायरेक्शंस टू द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्टेट इन देयर ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शंस जो सीएजी के थ्रू मिली, उन डायरेक्शंस के ऊपर क्या एक्शंस लिए गए हैं एंड इनका क्या इंपैक्ट है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। CAG direct the auditor the manner in which the accounts are to be audited। और कौन से ऑडिटर? ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ऑडिटर रिपोर्ट shall include directions issued by CAG, actions taken on such directions and impact of such directions on the accounts of financial statements। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? कंपनी के साथ साथ सीएजी को देगा। एंड इफ सीएजी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट, सीएजी विदिन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट shall have a right to order the supplementary audit of financial statement by such person as authorized by him, जिसको सीएजी ने अथोराइज किया है। CAG may, if considered necessary by an order, require the test audit of accounts of government companies। सप्लीमेंट्री ऑडिट की एक प्री रिक्विजिट है, उससे पहले ऑडिट हुई हो जिससे सीएजी सेटिस्फाइड नहीं था और फिर सीएजी ने सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर दिया। टेस्ट ऑडिट के अंदर ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि पहले उन अकाउंट्स की ऑडिट हुई हो। सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर आएगा विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। टेस्ट ऑडिट का ऑर्डर एट एनी टाइम आ सकता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट इट इज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, whereas test audit is on the books of account, cash book, purchase book, sale book, general ledger, cost accounting record। now अब आ जाता है सेक्शन 143(8), ये है हमारा टॉपिक ब्रांच ऑडिट का। सेक्शन 143(9), एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। 143(10), सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन कंसल्टेशन विद नफरा। सेक्शन 143(11), ऑडिटर की रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट ऑन मैटर स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 भी अटैच होनी चाहिए इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज। अब इसमें जो ये टॉपिक है ब्रांच ऑडिट का, मैंने ब्रांच ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट अलग से बनाया हुआ है, तो मैं आपको ये ब्रांच ऑडिट का प्रोविजन करा देता हूं। प्रैक्टिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडिट के पेपर के लिए है। लॉ वाले बच्चे इसको करना चाहे कर लें, इग्नोर भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन लॉ के बाद ऑडिट का पेपर तो देना ही है तो कर लो। ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑफिस क्या होता है? एनी एस्टेब्लिशमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी एज द ब्रांच। कौन से पर्सन ब्रांच के अकाउंट्स की, ब्रांच कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाती, ब्रांच अपने अकाउंट्स बनाती है और अकाउंट्स की समरी हेड ऑफिस को भेज देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेड ऑफिस बनाता है। तो ब्रांच के जो अकाउंट्स है, अकाउंट, ब्रांच की ऑडिट में कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड मत यूज करिएगा। ब्रांच की ऑडिट के अंदर ऑलवेज यूज द वर्ड अकाउंट। ब्रांच के अकाउंट कौन ऑडिट कर सकता है? यदि ये इंडियन ब्रांच है, कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है, या एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर अंडर सेक्शन 141। फॉरेन ब्रांच है, कंपनी का ऑडिटर से कर सकता है, एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उससे भी कराई जा सकती है, या एनी पर्सन क्वालिफाइड अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच दैट ब्रांच इज सिचुएटेड। एनी अदर पर्सन qualified for appointment as auditor in accordance with the law of that country। ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? To prepare a report on the accounts of the branch।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, ध्यान रखिएगा। एंड ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ऑडिटर को देगा। एंड ऑडिटर शैल डील विद द ऑडिट रिपोर्ट इन द मैनर एज ही कंसीडर फिट। और किस मैनर में कंपनी ऑडिटर ने ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को डील किया है, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर और कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट करता है क्या ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट उसको मिल गई है, एंड द मैनर ऑफ डीलिंग विद द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट। कोशिश करा करो जो प्रोविजंस आ रहे हैं उनको इंटरलिंक्ड करने की। तो जैसे हमने 143(8) के अंदर पढ़ा कि ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को देगा, एंड देन कंपनी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 whether the branch audit report has been received, and at the same time he is required to state the manner in which the branch audit report has been considered or dealt by him. कंपनी ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं इन रिलेशन टू ब्रांच? Duties and powers of company auditor with reference to the audit of the branch and the branch auditor shall be the same as contained under subsection 1 to section 4 जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? कंपनी ऑडिटर को देगा। और जो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के प्रोविजन है जो अभी हमने डिस्कस भी करने हैं, जो कंपनी ऑडिटर के ऊपर अप्लाई होते हैं, वही सेम प्रोविजन ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी अप्लाई होंगे इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच शैल आल्सो एक्सटेंड टू द ब्रांच ऑडिटर। तो ये सारी बातें कहां लिखी गई हैं? रूल नंबर 12 के अंदर लिखी गई है। तो अब तक देखो हमने जिन जिन चीजों को स्टडी किया, हमने सेक्शन 143(1) से लेकर सेक्शन 143 सब सेक्शन 11 तक की डिस्कशन कर ली, और इसके बीच में हमारे पास कुछ रूल्स आ गए हैं। तो 142 हो गया, 143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नौ अब हमें बात करनी है आगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 13 14 15 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की। ये सारे के सारे सबसेक्शन जो बचे हुए हैं और जो रूल है रूल नंबर 13, ये फ्रॉड के ऊपर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, fraud involving the prescribed amount, if committed by officer or employees of the company, should be reported by the auditor to central government in the prescribed manner. अब वो अमाउंट कितना है? वो रूल नंबर 13 ने कहा 1 करोड़ रुपीस या उससे ऊपर का अमाउंट। इंडिविजुअल फ्रॉड, नॉट इन एग्रीगेट, इंडिविजुअल फ्रॉड 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है, then that fraud is required to be reported to central government, provided fraud is committed over the company by officer or employees of the company. फ्रॉड यदि 1 करोड़ से नीचे का है, that is required to be reported to audit committee or the board of director, and details of such fraud need to be disclosed in the director's report. No need of reporting to central government. रूल नंबर 13 ने कहा डिस्क्लोजर में क्या क्या दोगे? नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, parties involved if remedial action not taken by the board, and remedial action taken if there is. तो क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट में, वो रूल नंबर 13 ने ही बताई है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है उसका मैनर क्या है। रूल नंबर 13 ने डिटेल्ड मैनर दे रखा है। यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का है, ऑडिटर पहले इसकी रिपोर्टिंग करेगा टू ऑडिट कमेटी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द केस में बी within 2 days of the knowledge of the fraud, और उनसे रिप्लाई एक्सपेक्ट करेगा within 45 days। यदि 45 days के अंदर रिप्लाई आ जाता है, then
नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को जो उसने इनिशियल रिपोर्टिंग की थी कंपनी को, ऑडिट कमेटी का जो रिप्लाई आया है उस रिपोर्ट के ऊपर, इस रिप्लाई के ऊपर आपके जो कमेंट्स हैं वो सब आप किसको फॉरवर्ड करेंगे? टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। इफ रिप्लाई रिसीव्ड, फॉरवर्ड द रिपोर्ट। ओरिजिनल रिपोर्ट जो आपने किसको दी? ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी का रिप्लाई, ऑडिट कमेटी के रिप्लाई के ऊपर आपके कमेंट्स, ये तीनों चीजें आप किसको देंगे? सीजी को विद इन 15 डेज। लेकिन यदि रिप्लाई नहीं आता है तो आप अपनी रिपोर्ट सीजी को देंगे अलोंग विद ए नोट, रिप्लाई नहीं आया। और सीजी में ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन अ सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय एन ईमेल इन कंफर्मेशन ऑफ द सेम। रिपोर्ट ऑडिटर के लेटर हेड पर कंटेनिंग द पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर and need to be signed by the auditor along with his seal and shall indicate his membership number. Report shall be in form number AGT4 and fraud reported to audit committee or BOD shall be disclosed in director's report। और डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है वो सब बातें यहां पर लिखी गई है। यही प्रोविजन फ्रॉड की रिपोर्टिंग के कॉस्ट अकाउंटेंट पर, कंपनी सेक्रेटरी पर भी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होते हैं। और यदि ऑडिटर ने फ्रॉड की रिपोर्टिंग गुड फेथ में की है, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ब्रीच ऑफ एनी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 15 कहता है इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी एज द केस में भी उनकी नॉलेज में कोई फ्रॉड था और उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की, देन इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इनको ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो ये था हमारा सेक्शन 143। तो अब 139 लास्ट लेक्चर में हो गया, 139, 140, 141, 142 आज कर लिया, 143 कर लिया, 144 लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब बचे हमारे पास छोटे छोटे कुछ सेक्शन। सेक्शन 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 141 सबसेक्शन 2। और जो क्या कहता है कि यदि ऑडिटर एक फर्म या एलएलपी है, देन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म और एलएलपी ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑथोराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सेक्शन 146 अटेंडेंस ऑफ जनरल मीटिंग, जो नोटिस या कोई भी और कम्युनिकेशन जनरल मीटिंग की मेंबर्स को दी जाती है, सेम नीड्स टू बी फॉरवर्डेड टू ऑडिटर एंड अनलेस एग्जम्पशन इज ग्रांटेड बाय द कंपनी, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द जनरल मीटिंग ईदर हिमसेल्फ और थ्रू द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी क्वालिफाइड होना जरूरी है। अनलेस एग्जम्प्टेड, ऑडिटर शैल अटेंड ईदर हिमसेल्फ और थ्रू ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एनी जनरल मीटिंग। और इन जनरल मीटिंग में ऑडिटर शैल हैव अ राइट टू बी हियर्ड ओनली दोज पार्ट ऑफ बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज ए ऑडिटर, नॉट इन जनरल, नॉट इन जनरल। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 147 की, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। यदि सेक्शन 139 से लेकर 146 की कोई भी कॉन्ट्रावेंशन की जाती है, देन कंपनी इज लाइबल टू पे अ फाइन ऑफ ₹25,000 to 5 lakh एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लाइबल टू फॉर ए फाइन ऑफ ₹10,000 to 1 lakh। ऑडिटर की पेनल्टी, ऑडिटर ने यदि वायोलेशन किया है ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139, 144 एंड 145,
वेरी इंटरेस्टिंगली सेक्शन 143 को स्किप कर दिया गया, करना नहीं चाहिए था बट कर दिया इन्होंने। ऑडिटर के ऊपर फाइन है 25,000 रुपए मिनिमम, मैक्सिमम कितना 5 लाख या ऑडिट फीस का 4 गुना 4 टाइम्स विच एवर इज लोअर। और यदि ऑडिटर ने 139 का 144 का या 145 का डिफॉल्ट जानबूझकर किया है देन इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर एंड फाइन मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 25 लाख और 8 टाइम्स द रेम्युनरेशन विच एवर इज लोअर। और यदि ऑडिटर सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 के अंदर कन्विक्टेड हो गया, उसका डिफॉल्ट पाया गया, देन जो रेम्युनरेशन मिला था, नंबर 1 वो रेम्युनरेशन रिफंड करना पड़ेगा एंड नंबर 2 जो भी डैमेजेस हुए हैं किसी भी पर्सन को आपकी गलत रिपोर्टिंग के कारण, देन उसके लिए आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ये प्रोविजंस थे हमारे सेक्शन 139 से लेकर अप टू सेक्शन 147, जिसमें हमने रूल्स को भी डिस्कस कर लिया, रूल नंबर 3 से लेकर अप टू रूल नंबर 30। नौ अब आ जाता है हमारे पास सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, जिसमें 2 प्रोविजन है। नंबर 1, कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं एंड हाउ दीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी ऑडिटेड। कॉस्ट रिकॉर्ड्स सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंपनीज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड गुड्स और रेंडरिंग द प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंपनीज के केस में जो प्रिस्क्राइब्ड गुड्स या प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज रेंडर करती हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं दैट दीज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ अ क्वेश्चन अराइज, कौन सी कंपनीज हैं जिनको ये रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे? कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज engaged in production of goods or providing the services as specified, रेगुलेटेड सेक्टर को बिलोंग करती हैं तो 6 हैं, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, शुगर, ड्रग, फार्मा, फर्टिलाइजर। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में अराउंड 33-34 के अराउंड इंडस्ट्रीज है। कुछ एग्जांपल है आयरन, स्टील, रबर, सीमेंट एटसेट्रा। जहां तक रिकॉर्ड्स को बनाने की बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। यदि कंपनी की टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑल मींस ऑल, चाहे वो इस लिस्ट में है या नहीं, चाहे वो इस लिस्ट में है या नहीं, 35 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की या 35 करोड़ है, आपको रिकॉर्ड बनाने हैं। रिकॉर्ड किसके बनाने हैं? सभी के? ना ना ना, रिकॉर्ड बनाओगे इनके, ये ध्यान रखिएगा। 35 करोड़ में सारे आ जाते हैं, रेगुलेटेड भी आ जाएगा, नॉन रेगुलेटेड भी आ जाएगा एंड अदर भी आ जाएगा। रेगुलेटेड सेक्टर जो प्रिस्क्राइब्ड है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जो प्रिस्क्राइब्ड है, अदर नॉन प्रिस्क्राइब्ड, सब आ जाएंगे। यदि सबकी टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 35 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे किसके? जिन रेगुलेटेड सेक्टर को नोटिफाई किया गया है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को नोटिफाई किया गया है। लेकिन एग्जम्पशन है, अच्छा वो तो एग्जम्पशन ऑडिट के अंदर आएगी। रूल 5 कहता है कि जो ये रिकॉर्ड हैं ये फॉर्म नंबर CRA 1 में बनाए जाएंगे, CRA 1 के अंदर।
एज सच डिटेल में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट की। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है फॉर ऑडिट ऑफ द रिकॉर्ड्स दैट इज मेंटेन अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर रूल नंबर 4 के अंदर प्रिस्क्राइब किया कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट करवानी है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड यदि एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब अगेन ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑल का मतलब रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर सभी कवर होते हैं। यदि ये टर्नओवर इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज 25 करोड़ से ज्यादा है, आपको रेगुलेटेड सेक्टर के रिकॉर्ड्स की ऑडिट करवानी है। ये 50 करोड़ की लिमिट किसकी है? रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर। और ये 25 करोड़ की लिमिट किसकी है? रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड की। जिनके लिए रिकॉर्ड बना रहे हो, जिनके लिए रिकॉर्ड बना रहे हो, ऑडिट किसकी कराओगे? सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड सेक्टर की। अब आपको ये प्रोविजन लगेगा अजीब, आप कहोगे सर लॉ में तो ऐसा नहीं लिखा। बिल्कुल लॉ में ऐसा नहीं लिखा, बट इसकी जो डिटेल है वो कहां मिलती है? कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने जो एक FAQ इशू किया हुआ है कॉस्ट ऑडिट के ऊपर, उसके अंदर डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आप ये जो 50 करोड़ है ये किसके लिए लोगे? रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर। और जो ये 25 करोड़ है जिसके रिकॉर्ड बनाते हो, रिकॉर्ड किसके बनाते हो? रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड के। यदि ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप ऑडिट करवाओगे किसकी? रेगुलेटेड के रिकॉर्ड्स की। बट यदि रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर तीनों का पिछले साल का इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा की है एंड रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड जिसके रिकॉर्ड बना रहे हो उसका टोटल 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है, तो आपको नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के रिकॉर्ड्स की ऑडिट करानी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट रेगुलर क्लास के नोट्स देखिएगा, उसमें काफी सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। नोट्स से ही आइडिया लग जाएगा आपको। चलिए, अच्छा एक एग्जम्पशन भी है। यदि कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा है, या फिर कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ऑपरेट कर रही है, या कंपनी एंगेज्ड है इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजप्शन, देन देयर इज एन एग्जम्पशन फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट। ऑडिट से एग्जम्पशन मिल जाएगी। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट शेल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी। नाउ अब इसके बाद है छोटे छोटे से कुछ प्रोविजन। कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? BOD करेगा। जो कंपनी का ऑडिटर है क्या वो भी कॉस्ट ऑडिट कर सकता है? मान लीजिए एक फर्म है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, दोनों पार्टनर हैं, तो क्या कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट कर दे, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट कर दे? अलाउड है? नो। नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज ऑडिटर shall be appointed as the cost auditor. रूल 6, cost auditor की अपॉइंटमेंट कब होगी? विद इन 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर।
अपॉइंटमेंट करने से पहले जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट लेते थे, कॉस्ट ऑडिटर से भी लोगे। कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म भी करोगे अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड नोटिस फाइल किया जाएगा विद द सीजी इन फॉर्म नंबर CRA2 within 30 days of the board meeting or within 180 days of the commencement of financial year, whichever is earlier, as to the appointment of cost auditor. इस cost auditor का tenure कहां तक है? Till expiry of 180 days of the closure of financial year or submission of cost audit report as the case may be. cost statement जो BOD ने अप्रूव की है before being signed by the director on behalf of the board for submission of the cost auditor. तो cost auditor को सबमिट करने से पहले they needs to be approved by the board of director. तो ये कुछ जनरलाइज्ड प्रोविजन है, सिर्फ नॉलेज के लिए है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ मल्टीपल चॉइस फिर भी हो सकता है। कोस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा बीओडी को। रिपोर्ट आने के 30 डेज के अंदर कंपनी इस रिपोर्ट को सबमिट करेगी, किसको? सीजी को, along with full information and explanation on any comment जो कोस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर दे रखा है। कोस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट जाएगी फॉर्म नंबर CRA3 के अंदर। कोस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा कितने टाइम में? विदिन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड सीजी को जो रिपोर्ट फर्निश होगी फॉर्म नंबर CRA4 में इन XBRL फॉर्मेट। मेन तो आपको इनको तो बेशक रीड कर लो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। मेन लर्निंग के लिए जो टॉपिक है वो है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4-3। ये 3 टॉपिक है रूल 3 एंड 4 लर्निंग के लिए। तो मैंने इसमें आज आपको ब्रांच ऑडिट भी करा दिया साथ साथ। तो लॉ के पेपर के लिए तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी चैप्टर नंबर 10 की वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ऑडिट के पेपर के लिए अभी कुछ टॉपिक्स बचे हैं। क्या क्या? ज्वाइंट ऑडिट, SA 299 ज्वाइंट ऑडिट के ऊपर, कारो के प्रोविजन एंड ब्रांच ऑडिट के रिलेशन में SA 600। दो SA 600 इज नॉट इन द सिलेबस, बट एक बार कर लोगे तो बेटर रहेगा, तो उसको हम अलग सेशन में रिकॉर्ड करेंगे। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कंपनी ऑडिट में इतना ही है, सेक्शन 139 से लेकर अप टू सेक्शन 148। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर कर देते हैं ओवर। एक काम और जरूर करिएगा, रिवीजन कॉन्सेप्ट की मैंने आपको करा दी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा साथ साथ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बिना कॉन्सेप्ट की रिवीजन अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये काम भी आपको जरूर करना है। तो इसके साथ इस सेशन को करते हैं यहीं पर ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।